तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज अगर क्राइम तक की कहानी के नंबर की बात करें तो 1300 कहानियां पूरी हो चुकी है। वक्त का पता ही नहीं चला और 1300 कहानियां सुना चुका हूं। कभी कभी खुद भी सोचता हूं तो यकीन भी नहीं होता, लेकिन आप लोग सुन रहे हैं इसलिए मैं सुना रहा हूं। ये आपका प्यार, आपकी मोहब्बत है। तो कहानियों का सिलसिला इसी तरह जारी रहे और उम्मीद ये भी कि आप तमाम लोगों की होली अच्छे से गुजरी होगी, शब बारात भी थी। तो आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कहानी छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के अंदर एक जगह है उसलापुर। इस बिलासपुर और उसके इर्द गिर्द पिछले कई महीनों से वहां की लोकल पुलिस को एक जानकारी मिल रही थी। जानकारी ये थी कि कुछ लोग यहाँ पे फेक करेंसी यानी नकली नोटों के धंधे में लगे हुए हैं। बट ये बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये धंधा चल रहा है वो आने वाले दिनों में खतरनाक हो सकता था। उनके काम करने का तरीका ये था कि वो कम तादाद में नकली नोट बनाते और उन नकली नोटों को असली नोट के बीच में गड्डियों में डालकर और लोगों तक पहुंचा देते। अब एक आदमी के पास हाथ में 20 नोट है, 500 के या 200 के, तो वो गिन रहा है और उसी में एक दो नकली भी है, तो वो निकल रहा है। तो कुछ ऐसी शिकायतें आई, कुछ लोकल बैंक के जरिए और कुछ ये कि यहाँ पे नकली नोट है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश की तो पता चला यहाँ कोई ऐसा बहुत बड़ा गैंग नहीं है जो ऑपरेट कर रहा है, या फिर इसमें अंडरवर्ल्ड की हो, या फिर नेपाल या ISI पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, क्योंकि ये लोग नेपाल के रास्ते भारत में फेक करेंसी बहुत भेजते रहे। लेकिन जो लोकल पुलिस की तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि इसमें ऐसा कोई बड़ा हाथ इन्वॉल्व नहीं है। तो ये लोकल पैमाने पर हो रहा है। पुलिस लगी रही, वक्त बीतता रहा, कोई सुराग नहीं मिल रहा है। फिर धीरे धीरे पुलिस को एक जानकारी मिली। पुलिस को पता चला कि इसी उसलापुर में एक पवन नाम का शख्स रहता है। उसकी अपनी एक फोटोग्राफी की और CCTV कैमरे की शॉप है, दुकान है। एक तरह से वो फोटोग्राफर भी है, कैमरे की अच्छी समझ है। तो कुछ मुखबिरों ने बताया कि जो पवन है ये नकली नोटों के धंधे में शामिल है। पुलिस ने अब पवन के ऊपर जीरो इन करना शुरू किया, पता करना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ जानकारी हासिल की, कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिले जिसके बाद अब पुलिस को लगा कि पवन को पकड़कर पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ तो नकली नोट हाथ में आ जाए। फिर आखिरकार पुलिस ने अभी 2 दिन पहले पवन के घर और दुकान पर छापा मारने का फैसला किया। अब बिलासपुर पुलिस की टीम पवन के घर पहुंचती है सुबह सुबह। पवन पुलिस को देखकर घबरा जाता है। पुलिस की टीम घर के अंदर पूरी तलाशी लेती है। जब वो तलाशी लेती है तो उस तलाशी के दौरान में कई चीज़ें मिलती हैं और कुछ अजीब सी भी चीज़ें मिलती हैं। पुलिस को वहाँ से प्रिंटिंग मशीन मिलती है, पुलिस को वहाँ से कुछ ऐसे इंक्स मिलते हैं, पुलिस को वहाँ से कुछ ऐसे पेपर मिलते हैं जो नॉर्मल नहीं थे और वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के पेपर। और वो देख कर लग रहा था कि इन पेपर पे अगर नोट छापा जाए तो पता नहीं चलेगा। लेकिन अब इधर ये भी था कि पवन एक फोटोग्राफर है पेशे से, उसकी फोटोशॉप है, तो ऐसे पेपर को फोटो के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें अभी पुलिस कर रही थी। कुछ नोट भी बरामद हुए। अब वो असली थे कि नकली ये तो बाद में पता चलता, लेकिन पुलिस अपनी छापेमारी के दौरान जो भी वहाँ से बरामद हो रहा है वो सारी चीज़ें कलेक्ट करती जा रही है। इसी दौरान में पुलिस को वहाँ घर के अंदर बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे पुलिस के कान खड़े हो और लगे कि बहुत बड़ा कोई उन्होंने छापे में कोई कामयाबी हासिल की। लेकिन ये सब करते करते अचानक एक दूसरे कमरे में पुलिस जाती है। जब दूसरे कमरे में जाती है तो पुलिस की नज़र एक सफ़ेद रंग की पानी की टंकी पर पड़ती है। अब आमतौर पर टंकी छत के ऊपर या खुले में आंगन में कहीं लोग रखते हैं, तो यहाँ वो टंकी वैसे ही कमरे में है। पुलिस ने पूछा तो उसने बताया कि हमारे घर में काम चल रहा है और बस उसके बाद ये टंकी को बाहर रखना है। पुलिस को ये फिर पता चला कि हाँ वाकई इसके घर में काम चल रहा है, तो झूठ नहीं बोल रहा। बट पुलिस को लगा कि इस टंकी के अंदर भी नकली नोट हो सकता है। अब पुलिस ने कहा कि टंकी को खोल कर देखते हैं। टंकी में पानी भरा हुआ है, वाइट कलर की टंकी है। पुलिस टंकी को खोलती है। जब टंकी खोलती है पुलिस तो देखती है अंदर बहुत सारे प्लास्टिक में रैप की हुई कुछ चीज़ें। तो पुलिस की आंखें चमकती हैं कि चलो जिस नकली नोट की तलाश में वो यहाँ तक आई थी वो अब मिल गया। आमतौर पर बहुत सारे ऐसे इससे पहले रेड पड़े हैं जहाँ पे लोग नोट को या नकली ना भी असली नोटों को भी प्लास्टिक में रैप करके फिर उसको डक टेप से टेप करके इस तरह से पानी में वो गीला ना हो, नोट खराब ना हो, और ऐसी टंकियों वंकियों में छुपाते रहे। ऐसे बहुत सारे छापे में इस तरीके से नोट मिले।
तो पुलिस को उसके अंदर बहुत सारी ऐसी पॉलिथीन और उसमें डबल डबल रैप किया हुआ, टेप किया हुआ। पुलिस ने कहा कि चलो आज काम हो गया, नकली नोट बरामद हो गए। अब पुलिस ने टंकी से एक एक कर पॉलिथीन को निकालना शुरू किया। एक में वजनी चीज थी, उसने देखा तो वो पता चला कि खोला, जो टाइल्स कटर होता है वो कटर था। तो अब नकली नोट के साथ टाइल्स कटर का क्या लेना देना। पुलिस ने कहा चलो हटाओ, बाकी पॉलिथीन खोलते हैं। अब बाकी पॉलिथीन खोला। जैसे ही पहला पॉलिथीन जो पुलिस ने खोला, एक तो वजनी था सब, खोलने में ही काफी वक्त लगा क्योंकि वो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल रैप किया हुआ है, एयर टाइट है। डक टेप का इस्तेमाल कई जगह किया, पन्नी के ऊपर पन्नी, पन्नी के ऊपर पन्नी, मतलब 3-4 पन्नियां, और उसके अंदर अब फिर खोलना है, ऊपर से टेप भी बंद है। तो खैर जब पहली पन्नी के सारे पन्नियों को उतारा गया तो कमरे में मौजूद जो पुलिस वाले बाकी लोग थे सिहर कर कुछ कदम पीछे हट गए। ये खुद उनका, पुलिस वालों का भी ये कहना, क्योंकि उस पन्नी के अंदर से नकली नोट नहीं बल्कि इंसानी जिस्म के टुकड़े मिले थे, कटे हुए हाथ थे। अब जब पुलिस ने देखा तो अब बाकी पन्नी को खोलने का फैसला किया गया। तो जब बाकी पन्नी को खोला गया तो फिर सर, पैर, धड़, कुल 5 अलग अलग पैकेट मिले पन्नियों के, और उन 5 पन्नियों में एक इंसानी लाश के 5 अलग अलग टुकड़ों को बंद करके रखा गया था और उसे उस पानी की टंकी में डाल दिया गया था। अब पुलिस गई है नकली नोट ढूंढने। यहाँ टंकी के अंदर से इंसानी लाश जिसका कोई अता पता नहीं, कोई सुराग नहीं है, कौन है, क्या है। पुलिस को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया, हम किस लिए आए थे और यहाँ से क्या मिल रहा है। अब जब ये इंसानी लाश के टुकड़े मिले, पुलिस ने फौरन पवन को पकड़ा और बोला आप चलो। अब उसे पुलिस स्टेशन ले गया। अब वहां उससे ढंग से पूछताछ की। वो घुमाता रहा, कह रहा मुझे खुद नहीं मालूम, मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, और वो बताने को कुछ तैयार नहीं है। पुलिस को लगा कि वाकई ऐसा हो सकता है कि शायद इसे कोई जानकारी ना हो, क्योंकि उसने कहा बीच में कई दिन तक मैं घर पे नहीं था। अब पुलिस ने उसकी फैमिली के बारे में पता करना शुरू किया तो पता चला कि पवन करीब 10 साल पहले एक सती साहू नाम की लड़की से प्यार करता था। घर वालों को यह बात पता चली, दोनों घर में बात हुई, आपसी रजामंदी से सती और पवन की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों उसलापुर में खुशी खुशी रहने लगे। पवन का अपना कामकाज ठीक ठाक था, फोटोग्राफर था, सीसीटीवी कैमरे की दुकान थी, जिंदगी ठीक चल रही थी। फिर उसके 2 बच्चे हुए, एक 5 साल और एक 7 साल, सब ठीक चल रहा था। लेकिन इस कोरोना काल के बाद पवन का अपनी पत्नी को लेकर बिहेवियर थोड़ा चेंज होता गया। उसके मन में यह वहम बैठ गया कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर है। अब वो इस बात पर जब तब लड़ाई करता। फिर यह भी था कि सती को यह पता चल गया था कि पवन कुछ गैर कानूनी काम कर रहा है, तो वो उसे मना करती, कहती बच्चे हो गए, कल को तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा परिवार क्या होगा। तो इनको लेकर लड़ाई झगड़ा होने लगा दोनों तरफ से, रिश्तेदारों से। पुलिस ने पूछताछ की। अब पुलिस ने कहा चलो सती साहू से पूछते हैं कि मामला क्या है। अब यहाँ पे एक नई कहानी पता चला कि सती साहू आखिरी बार दिसंबर में देखी गई थी, जब वो एक फैमिली के बर्थडे पार्टी में घर आई थी अपने मायके मिलने के लिए, और उसके बाद से ना उसने किसी से बात की ना फोन उठाया। अब पुलिस को लगा ये क्या चक्कर है। तो रिश्तेदारों ने बताया कि हमने दिसंबर के बाद नहीं देखा, और सती का जो मोबाइल था वो 6 जनवरी के बाद किसी ने उस पर बात भी नहीं की, वरना मोबाइल पे बात हो जाती थी। अब 6 जनवरी और कहाँ, ये 6 मार्च आ चुका था, परसों 6 और 7 मार्च। अब पुलिस को लगा कि एक महिला 2 महीने से गायब है, पूरे खानदान में, घर में किसी ने बात नहीं की है, कहीं मिसिंग रिपोर्ट नहीं है, ये मामला क्या है। पुलिस ने फिर पवन से पूछताछ शुरू की। उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी सती साहू कहाँ है। तब उसने फिर नई कहानी बताई। उसने कहा कि मेरी, और उसने आधी सच बताई कि जो जिस वजह से झगड़ा होता था। उसने कहा मेरी पत्नी से झगड़ा होता था, इसमें कोई शक नहीं, मेरे खानदान में जो बता रहे हैं वो सच है, लेकिन मेरी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर था और इस बात को लेकर हमारा झगड़ा होता था। तो उसने कहा वो ठीक है झगड़ा, लेकिन वो है कहाँ। तो उसने कहा कि 6 जनवरी को मेरी वाइफ उसी जिसके साथ अफेयर था उस लड़के के साथ घर छोड़कर चली गई। पुलिस ने कहा दोनों बच्चों का फिर क्या किया। उसने कहा कि दोनों बच्चों को फिर मैंने अपने पिता के घर भेज दिया, छोटे थे, माँ थी नहीं। तो उसने कहा तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई ढूंढ। तो उसने कहा एक तो बदनामी होती कि मेरी वाइफ भाग गई छोड़कर, और दूसरा फिर ये भी था कि रिपोर्ट लिखाने के बाद मुझे भी पुलिस तंग कर सकती थी, क्योंकि हमारा झगड़ा भी होता था, तो उसके मायके वाले मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते।
ये सारी कहानी सुनाता रहा पुलिस को, उसकी कहानी पर यकीन आया नहीं। लेकिन फिर पुलिस ने कहा कि देखो 2 महीने से तुम्हारी पत्नी गायब है, तुम जाली नोट के धंधे में हो, तुम्हारे घर से जो प्रूफ मिला है वो साबित करता है कि तुम इस धंधे में हो। अब तुम अपनी पत्नी का सच बताओ। इस दौरान में पुलिस बाकायदा अपनी अलग पैरेलल जांच कर रही है। तो पता चला कि जब वो पत्नी के गायब होने का पीरियड था, उसी दौरान उसने ग्राइंडर कटर जो है, टाइल्स वाइल्स काटने की मशीन, वो लेकर आया। उसी दौरान उसने बहुत सारे पॉलीथीन खरीदे, और स्पेशली बोला दुकानदार को एयर टाइट पॉलीथीन चाहिए। उसने बहुत सारे डक्ट टेप खरीदे, और वो सारी चीज़ें उन लाशों के साथ थी। तो उसी वक्त टाइम डेट सब मैच कर रहा है कि ये सब इसने 7, 8, 9, 10 जनवरी से पहले सब कुछ खरीदा है। तो ये वो चीज़ें जो एक लाश के साथ सबूत के तौर पर पुलिस के हाथ लगी, और वही चीज़ें पवन खरीद रहा है। और उस लापुर में वो सारे दुकानदारों ने गवाही दे दी। तो अब शक की कोई गुंजाइश रही नहीं। पुलिस ने अब अपना तरीका इस्तेमाल किया, और जब तरीका इस्तेमाल किया तो फिर परसों पवन ने अपनी जुबान खोली। जब ये सारा कुछ जनवरी में हुआ, उससे पहले श्रद्धा मर्डर केस और दिल्ली और कुछ जगहों पे कुछ और फ्रिज की कहानी सामने आ चुकी थी। 6 जनवरी की उसने कहानी बताई कि उसका पत्नी से अक्सर झगड़ा होता था, क्योंकि उसे डाउट था उसकी पत्नी का अफेयर है। लेकिन उस दिन झगड़ा इस बात पर हुआ कि उसकी पत्नी को पता चल चुका था कि मैं नकली नोट बनाता हूं। तो उस वजह से कि कहीं ये भेद न खोल दे कि एक तो अफेयर और दूसरा नकली नोट की जानकारी उसको मिल गई। तो उस झगड़े के दौरान उसे गुस्सा आया, और उसी गुस्से में उसने गला दबा दिया। जब गला दबा दिया तो अब लगा कि ये इसके बाद क्या करूं लाश छुपाने का। अच्छा, उसके घर में काम चल रहा था, ये सब कुछ हुआ रात को जब मजदूर काम करके लौट गए। तो उसने सोचा कि अब लाश को कैसे ठिकाने लगाऊं, उसे मौका मिल नहीं रहा था। इधर उसने ये श्रद्धा केस के बारे में सुन रखा था, फ्रिज के बारे में जानता था। उसने कहा कि नहीं, अब फ्रिज का रिस्क लूंगा नहीं, तो फिर क्या करे। तो बहुत सोचने के बाद उसने पानी की एक टंकी खरीदी, और उस टंकी को लाकर घर में रख दिया। इसके बाद उसने बहुत सारे पॉलीथीन खरीदे, और लाश के टुकड़े करने बैठ गया। उसने लाश के टुकड़े किए, 5 अलग अलग 5 पॉलीथीन में पैक किया। फिर उसे लगा कि कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसको जला देना चाहिए। सबसे पहले उसने अपनी पत्नी के पैर को जलाकर मिटाने की कोशिश की, लेकिन उसका फिर हिम्मत नहीं हो पाई। उसे अजीब सा लगा कि कैसे मैं जला सकता हूँ। तो जब हिम्मत ने साथ नहीं दिया तो फिर उसने कहा पैक करो। फिर उसने पैक किया। पैक करने के बाद उसने वो सारी चीज़ें पानी में तो ख़राब ना हो, और पानी टंकी में डालना शुरू किया, ताकि जब मौका मिले वो एक एक कर लाशों के टुकड़ों को कहीं फेंकता रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे श्रद्धा केस में था। तो उसने ये सारी चीज़ें कर दी, और उसके बाद फिर लाश को वहीं रख दिया। अब 6 जनवरी को कत्ल हुआ, 7-8 तक उसने सारी लाश जो है उसी पानी की टंकी में डाल दी। उसके बाद पूरा फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया। इस दौरान जब सती के घर वालों ने पूछा तो सबसे यही कहता कि वो अपने दोस्त के साथ भाग गई है। तो उन्हें भी लगा कि अब अगर सच में भाग गई तो बिरादरी में बेइज्जती होगी, वो भी खामोश। इस चक्कर में किसी ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई। इधर बार बार पवन ये कहता कि वो एक दिन खुद लौट आएगी जब उसका होश ठिकाने लगेगा। तो उन्हें यह भी लगा कि झगड़ा लड़ाई होता है, शायद लौट आएगी। और इस चक्कर में सबने बच्चों को भी अपने पेरेंट्स के पास छोड़ दिया था। और 2 महीने तक ये लाश यूं ही पड़ी रही, और सती साहू की मौत की खबर किसी को नहीं लगी, न पड़ोसियों को, न रिश्तेदारों को, न पुलिस को, और ये खबर लगती भी नहीं। बट हुआ ये कि इसी दौरान जनवरी के बाद पुलिस के पास नकली नोट के धंधे की खबर पहुंची, और उसमें ये भी पता चला कि उसलापुर का एक नौजवान शामिल है। तो अब जब इस बारे में बात हुई तो पता चला कि पवन फोटोग्राफी और सीसीटीवी कैमरे का काम करता था। कैमरे की उसे बड़ी अच्छी नॉलेज थी, उसे प्रिंटिंग की बड़ी अच्छी नॉलेज थी। फिर उसने नेट पे सर्च करना शुरू किया कि फेक करेंसी और नकली नोट कैसे बनता है। तो उसे बेसिक एक चीज़ जो पता चला वो ये कि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता पेपर। उसने ऑनलाइन पेपर के ऑर्डर दिए, और वो बैंगलोर से पेपर मंगाता, और उसके बाद वो अपने जो फोटोग्राफी शॉप है वहाँ पे उसी तरीके का सेम फेक करेंसी बनाने का काम शुरू किया। फेक करेंसी बनाने के लिए फिर इसकी 2 एक्सपर्ट ने मदद की, 2 लोगों ने, और वो 2 लोग बाहर से आए, उसको ट्रेनिंग दी। अब इसने नोट बनाना शुरू किया। पहली नज़र में इसको देखकर लगा कि ये बिल्कुल असली लगता है, लेकिन उसे ये था कि अगर ज़्यादा एक साथ नकली नोट छापेंगे तो फ़ौरन पकड़े जाएंगे। तो उसने कहा कि चलो लोगों को आजमाते हैं, ये पकड़ में आता है कि नहीं। तो वो कुछ नोट 500 के और 200 के वो छापता, एक गड्डी में 2-4 नोट डाल देता नकली, और वो इधर उधर चलाता, और लोग ले लेते। किसी को शक नहीं हुआ, उसका हौसला बढ़ता गया। अब उसका इरादा यही था कि ज़्यादा लालच नहीं, थोड़े थोड़े करके नकली नोट बनाएंगे, और इसी तरीके से कई नोटों की गड्डियों के बीच में इसको सर्कुलेट करते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कर रहा था, लेकिन इत्तेफाक से कहीं से कुछ लोगों ने कंप्लेंट कर दी, किसी एक बैंक तक वो नोट पहुंच गया, और पता चला कि ये जो नोट है उसकी क्वालिटी सारी चीज़ें देख के
ये उनसे मैच नहीं करती जो नेपाल के थ्रू पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI हमारी इकोनॉमी को चोट पहुंचाने के लिए कई बार जो नकली नोट बनाती है, या फिर अंडरवर्ल्ड के लोग, तो ये उससे अलग है। तो और छानबीन हुई तो पता चला कि इसमें कोई बड़ा इन्वॉल्व नहीं है शख्स, ये लोकल लेवल पर है। तो जब लोकल लेवल पर पुलिस ने इंटेलिजेंस जुटाई तो फिर पवन का नाम आया, और जब पवन का नाम आया और पुलिस को यकीन हो गया, तब उसी के बाद पुलिस 2 दिन पहले पवन के घर पर रेड मारने जाती है ताकि नकली नोटों के सबूत को उस घर से हासिल कर सके। लेकिन गई नकली नोट ढूंढने, और वहां पे टंकी से लाश के टुकड़े मिल जाते हैं। तो केस कुछ और, अंजाम कुछ और। नकली नोट की तफ्तीश ने एक कत्ल की पहेली को सुलझा दिया। अगर ये नकली नोट का मामला ना होता, पवन के घर पे छापा ना मारा जाता, तो नामालूम सती साहू की ये लाश उस पानी की टंकी में कब तक होती, और जिस दिन मौका मिल जाता, क्या पता पवन उसके लाश के टुकड़ों को ले जाकर कहीं ठिकाने लगा देता, और हो सकता है कि फिर कभी शायद ये कत्ल का केस खुलता ही नहीं। लेकिन है वही है कि कई बार होता कुछ और है और हो कुछ और जाता है। तो एक नकली नोट के केस ने एक कत्ल की नई कहानी सामने ला दी। तो ये थी कहानी।